हेलो एवरीवन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे आप लोग। तो आओ अब मैं इसका सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच में चलते हैं, यानी कि आगे चलते हैं। हमने पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच में करवाया था आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। आज मैं करवाऊंगी आपको एडजेक्टिव से शुरुआत करूंगी। एडजेक्टिव बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। डी यहाँ पे सॉफ्ट या साइलेंट है। और एडजेक्टिव क्या है ये ध्यान से सुनना। जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो, विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे अगर मैं यहां कहूं फर्स्ट में, तो ये जरा देखो, फर्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे ही इज अ गुड बॉय। अगर बोलोगे कि ही क्या है यहां पे, तो ये प्रोनाउन है, ही की विशेषता बता रहा है गुड। आप कहोगे मैम बॉय की भी तो विशेषता बता रहा है। ठीक है, दोनों की विशेषता ही तो बताता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है। मैं इधर से दिखाऊं तो ही की विशेषता बता रहा है, इधर से बोलूं तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। यानी डेफिनेशन मेरा कंप्लीट हो गया। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। द वर्ड दैट क्वालिफाइज a noun or a pronoun is an adjective। कहाँ आएगा ये? नाउन के पहले, नहीं तो वर्ब के बाद। बेटा ये जो आर्टिकल लगा है ना, इस नाउन के लिए लगा है, इसीलिए मैं सीधा ये कहूंगी कि देखो ये वर्ब जो है, अगर मैं बॉय हटा दूं तो ये आर्टिकल भी तो हट जाएगा, क्योंकि अ बॉय कहोगे, ही इज अ गुड थोड़ी बोलोगे। तो बॉय हटाया तो आर्टिकल हट गया, यानी कहाँ आया? नाउन के पहले आया, नहीं तो वर्ब के बाद आया। अगर मैं यहां पे कहूं कि भाई लंग कैंसर, आई सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, ये सब है क्या? भाई नाउन के पहले जो आता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो वो क्रिया नहीं है, वो क्या है? वो विशेषता बता रहा है नाउन का। आप कहोगे अब क्रिया नहीं है बोल रहे हो आप, क्रिया तो दिख रहा है मुझे। बेटा क्रिया नहीं है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब फिर कहोगे मैम अंग का नाम तो नाउन होता है, ये तो नाउन है। बेटा ये नाउन भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप कहोगे 5 स्टार, स्टार तो नाम होता है, यानी तारे नाम है ना, किसी का नाम दिया है स्टार। बेटा यहाँ हाइफन वाला वर्ड 5 स्टार अगेन इस होटल की विशेषता बता रहा है। सो नाउन हो या वर्ब हो, कोई भी अगर किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताए या फिर किसी नाउन की विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। हाँ ये जरूर है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म बताता है, जैसे अभी हो रहा है, यानी रूटीन में या कंटिन्यूड वो हो रहा है या होता है, उसके लिए हम एडजेक्टिव के रूप में वर्ब लगा रहे हैं। और अगर हो रहा है दर्शाना है तो V1 आईएनजी, और हो चुका, अपना एक परफेक्ट रूप ले चुका, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो देखो डेवलपिंग कंट्री, रिवाइज्ड एडिशन, बेटा यहाँ पे आईएनजी और यहाँ पे थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और उसी तरह से लंग कैंसर, तो आप कहोगे मैम दोनों लंग्स में कैंसर होगा, तो लंग्स कैंसर बोलिए, नहीं बेटा। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे मान लो किसी के दोनों आंखों में भी अगर इन्फेक्शन हो गया है, तब भी मैं कहूंगी ही इज सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन, क्योंकि ये इन्फेक्शन की विशेषता बताने के लिए। अगर किसी का दोनों घुटनों को रिप्लेस किया गया है, तब भी नी रिप्लेसमेंट कहलाएगा, नीज रिप्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। यानी अगर मैं कहूं किसी को 5 साल की सजा हुई है, तो 5 years नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप इसको हाइफन के रूप में एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हो। 5 year इम्प्रिजनमेंट, यानी 5 years मत लगा देना। नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो सिंगुलर फॉर्म में होता है, और अगर वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तो वो थर्ड फॉर्म में और नहीं तो आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है,
थर्ड फॉर्म में कब होगा? जब हो चुका है। जैसे पानी उबल चुका है तो वो पानी कहलाएगा बॉइल्ड वाटर। अगर मेरी किताब वो रिवाइज हो चुकी है तो रिवाइज्ड एडिशन कहलाया। अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा जा चुका है तो रिटन डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, देखो, राइट और वो अभी भी हो रहा है या रूटीन में होता है। जैसे कहते हैं ना कि बॉइलिंग वाटर, पानी अभी भी खौल रहा है, बॉइलिंग वाटर। जिस मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो क्या होता है? वो वॉशिंग मशीन, क्योंकि बेटा अभी भी उसमें कपड़े धोते हैं हम लोग रूटीन बेसिस पे, वॉशिंग मशीन। ये हुआ आपका आईएनजी फॉर्म। देखो, वॉशिंग मशीन, जिसमें कपड़े सिलते हैं उसको सोइंग मशीन कहते हैं। बेटा SEW सो होता है प्रोनाउंसिएशन, सोइंग मशीन। ठीक है, तो ये आपका देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने समझाया आपको कि एडजेक्टिव क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कहाँ आता है? नाउन के पहले, वर्ब के बाद। और ये किस किस फॉर्म में हो सकता है? भाई एडजेक्टिव तो अपना है, एक तो अपना फॉर्म, वो अलग एडजेक्टिव जो है सो है। अगर वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में लोगे तो थर्ड फॉर्म, नहीं तो आईएनजी फॉर्म। और अगर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में लोगे तो बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? जरा एक बार रीड करो। हो गया? सी, कंजंक्शन। बेटा कंजंक्शन क्या है? जो जोड़ता है वो कंजंक्शन। जैसे आपके पापा आपके जोड़ा बनाएंगे, है ना, आपकी शादी होगी किसी से, तो जो पापा आपकी शादी करेंगे ना तो लड़की को भी बराबर के लेवल का लाएंगे। अपनी जाति की तो होनी ही चाहिए, जो करते हैं पेरेंट्स, लेकिन वो ये भी देखेंगे कि अपने लेवल का हो, है ना। वो भी देखेंगे कि दोनों में कोई फ्रिक्शन वाला चीज तो नहीं है ना। तो ये क्या है? कंजंक्शन करते हैं। ये काम कंजंक्शन करता है, वो जोड़ता है। और जोड़ेगा भी तो बेटा ऐसे लोगों को जो बराबर है ना। जैसे रिच को हैप्पी, देखो दोनों एडजेक्टिव है, कह दिया रिच एंड हैप्पी। लेकिन अगर आप कहोगे इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी है, तो इंटेलिजेंट अच्छा गुण है, लेजी अच्छा गुण नहीं है। जोड़ा तो देखो बट लगाया। बेटा कंजंक्शन को मैंने कहा कि आपके पापा की तरह है, वो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, एडवर्ब से नहीं जोड़ेंगे। नाउन को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे ही आता है, लेकिन नाउन को एडजेक्टिव से नहीं जोड़ेंगे। तो इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जानना कि भाई जो जोड़ता है वो किस तरह का जोड़ेगा। अगर मैं कहूं ही इज रिच एंड माइजर, सॉरी रिच बट माइजर, रिच बट माइजर, क्योंकि मैं कहना चाह रही हूं वो रिच तो है लेकिन क्या है? माइजर है। माइजर का मतलब भाई, माइजर मतलब कंजूस, लेकिन यहां पे माइजर नाउन है और रिच क्या है? रिच एडजेक्टिव है। ये कहेगा भाई हम एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही जोड़ेंगे। और पता है नाउन में जनरली ly लगा के हम एडजेक्टिव बनाते हैं। देखो ठीक है, नाउन में ly लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। यानी एडजेक्टिव को जोड़ेंगे तो बेटा एडजेक्टिव से ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? सो कंजंक्शन बिल्कुल हम लोगों के घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसकी तरह है, वो बराबर वालों को जोड़ता है और वो जोड़ने का काम करता है। और वो सटीक देखेगा भाई किसको किससे कैसे जोड़ना है। कहेगा अच्छा सेम गुण वाले हैं तो एंड आएगा जोड़ने के लिए। अगर कहेगा एक अच्छा गुण है एक बुरा गुण है तो बट आएगा। यानी कंजंक्शन जब जोड़ता है तो बराबर के बीच में जोड़ता है। और मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूं कि कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैं सीटेट को खास कर कहूंगी कि बेटा इसमें सिर्फ पैसेजेस आते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो दिखता है। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखता है, अभी कुछ लेटेस्ट में भी कुछ 2-4 और क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। अब जैसे CSAT की बात करूं, उसमें भी खाली पैसेजेस उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पैसेज पढ़ के समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो एक चैनल है मेरा टेलीग्राम पे, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगे जो इंग्लिश में मैंने कराए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपका सही में सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप ये जो स्पोकन की किताब है ये ले लेना, स्पोकन की किताब ले लेना।
ठीक है, स्पोकन की जो किताब है उससे भी ट्रांसलेशन करोगे, बहुत अच्छा होगा आपका। और अगर ये भी मानो तो मैं समझा देती हूँ आपको, अगर ये भी प्रॉब्लम है कि नहीं अपने नहीं बना सकते हैं, तो आप मेरा स्पोकन का जो बैच है ना वो ले लेना। वो 999 में लर्न इंग्लिश इन 60 डेज का है। वो आपको बहुत बढ़िया बैच है, आपको बहुत आराम से इंग्लिश सिखा देगा। तो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर पैसेजेस आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसेज पढ़ते हैं और उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं आता है। तो वो देख लेना आप। आइए, कंजंक्शन खत्म है, अब आते हैं हम आर्टिकल में। अभी मैंने कहा था आपको कि इस सेंटेंस में अगर मैं बॉय हटा दूं तो ए भी हट जाएगा, राइट? बॉय हटाया तो ए भी हट गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आएगा। आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आ सकता। इसीलिए देखो ध्यान से, आर्टिकल क्या के साथ आता है? नाउन के साथ। इनडेफिनिट और डेफिनिट, ये दो प्रकार के आर्टिकल है। देखो इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो एन होता है, और डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो द होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है, इसका मतलब ही वन होता है। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाओगे तो बेटा ए और एन लगा सकते हो बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि एक लड़का और एक लड़की बोलते हो। लेकिन अगर ए और एन कहोगे एक लड़के, तो बोलोगे मैम हम कभी ऐसा बोलते ही नहीं है। एक पानी कभी बोल ही नहीं सकते। तो खुद देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये आता भी नहीं है। ये नहीं आते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। यानी आर्टिकल जो है, आर्टिकल सिर्फ किसके साथ आएगा? आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसके साथ ए और एन नहीं आ सकता। उसका स्पेसिफिक रीजन यही है कि ए और एन का मतलब ही होता है एक। तो एक पानी एक हवा तो हम कह ही नहीं सकते। उसके साथ ही प्लूरल नाउन के साथ भी नहीं आ सकता। अब आते हैं कि किस तरह के नाउन के साथ आएगा। जैसे अगर मान लो मैं आपको स्टोरी सुनाने की कोशिश करूं, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, अब मैं एक सिंगुलर नाउन लेना चाहती हूं, किंग। तो देखो अभी इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है ना किंग, मैं ए और एन लगाऊंगी और किंग के साथ तो ए लगाऊंगी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। किंग का इंट्रोडक्शन हो गया, आगे पूरे की पूरे स्टोरी में ही आएगा, प्रोनाउन आएगा। और अगर कहीं मुझे किसी और पात्र से अलग दिखाने के लिए किंग का जिक्र फिर से करना पड़े तो आगे पूरे स्टोरी में कहीं भी किंग वर्ड आएगा तो द किंग आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। कम्स विथ नाउन दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है? यानी आगे कहीं पर भी नाउन का जिक्र होगा तो उसके साथ द आएगा। ठीक है? अब आओ कि किसके साथ आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल, जिसके मर्जी सब लगाओ। काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, सबके साथ लगाओ। आप जिसको भी पॉइंट आउट करने के पोजीशन में हो उसके साथ द लगा दो। जिसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो। अगर मैं कहूँ शट द डोर तो कहोगे मैम डोर, भाई एक ही डोर है यहाँ पे, तो शट द डोर मतलब इस डोर को बंद करो। स्विच ऑफ द लाइट, ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ स्विच ऑफ द लाइट तो मेरा स्टाफ कंफ्यूज हो जाएगा, भाई किस लाइट की बात कर रही है मैम, है ना? लेकिन अगर मैं जानती हूँ और वो भी जानता है किस लाइट की बात हो रही है, स्विच ऑन द एसी, वो समझ जाएगा भाई एसी तो एक ही है रूम में। यानी बोलने वाले और कहने वाले दोनों को पता है किसकी बात हो रही है। कम्स विथ नाउन्स दैट आर डेफिनेट, दैट कैन बी विजुअलाइज्ड और पॉइंटेड आउट। जैसे मैंने कहा एक ही तो दरवाजा है, इसका मतलब है जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज का मतलब होता है दिमाग में जिसकी छवि बनी हुई है या बन सकती है। अगर मैं आपको पहले क्लास में कह दूं कि भाई वॉल्यूम 1 आप रखना सामने, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम 1 काम आएगा। जैसे मैं कहूंगी टेक आउट द बुक, तुरंत आप समझ जाओगे वॉल्यूम 1 की बात हो रही है। तो ये है डेफिनेट आर्टिकल और ये है इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो आर्टिकल दो प्रकार के हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। देखो अब जो मैंने आपको कहा था
एक बार 1 से लेकर 6 नंबर सेंटेंस तक देखो, फिर मैं समझाती हूं। चलो, ही इज अ सिंगर। बेटा ही इज अ सिंगर, सिंगुलर नाउन है तो ए लगा दिया, लेकिन सिंगर्स के साथ ए नहीं लगेगा। क्यों? प्लूरल नाउन है। एडवाइस, बेटा नाउन जब चैप्टर पढ़ते हो ना, तो एडवाइस के साथ एन कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन नहीं लगाते, लेकिन एक एक्सेप्शन दिखता है आपको, डू नॉट मेक अ नॉइस, है ना। अ नॉइस, नॉइस तो अनकाउंटेबल है, फिर भी ए लिया ना। ही इज इन अ हरी, अ हरी, देख रहे हो, हरी क्या है, अनकाउंटेबल है, ए लगा दिया फिर भी, है ना। नेक्स्ट आओ, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो एक अच्छी डांसर है, ही या लड़का है, ही इज अ वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छा डांसर है। वंस अपॉन ए टाइम, देखो ट्रांसलेट करो, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ सेंट, एक साधु रहता था, कहाँ? नियर बाय द प्लेस, द पैलेस ऑफ द किंग, प्लेस ऑफ द किंग नहीं है ये, पैलेस ऑफ द किंग, नियर बाय द पैलेस ऑफ द किंग, यानी किंग के पैलेस के बगल में, देखो नियर बाय द पैलेस ऑफ द किंग, ठीक है, पैलेस मतलब राजमहल, ठीक है, क्लियर। ये इंट्रोडक्शन देखो इसका, द पैलेस ऑफ द किंग, क्यों भाई, किंग भी डेफिनेट है। अब आते हैं ए और एन, कहां आता है ए और एन, कहां कहां लग सकता है। तो देखो याद रखना, हिंदी एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, और हिंदी में साइंटिफिक लैंग्वेज होने के कारण आप देखोगे अ से लेकर आओ तक सबसे शुरू में है, उसको स्वर कहते हैं, और क से लेकर ज्ञा तक उसको व्यंजन कहते हैं। तो हम अगर उच्चारण आ ई उ ए ऐ ओ औ पकड़ ले, तो बेटा उसके साथ एन आता है, यानी कि वॉल साउंड कहलाता है वो, और वो है आ से लेकर आओ तक। हालांकि जो वॉल्स है वो ए ई आई ओ यू है, और ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी क से लेकर ज्ञा तक। अब आप जरा फटाफट इसको बनाओ, और उसके बाद मैं उसमें आपको देखती हूँ कि आप बना सकते हो कि नहीं। जल्दी फटाफट करो, तो मैं हट जा रही हूँ सामने से। बना लिया? देखो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलना बेटा। ऑरेंज, ऑरेंज, एन ऑरेंज, ईगल, एन ईगल, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यूरोपियन, अब यहां पे यू साउंड आ रहा है, अ यूरोपियन हो गया। यूनिवर्सिटी, बेटा अगेन यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, आ से लेकर आओ तक के बीच में ये नहीं है, इसीलिए अ यूनिवर्सिटी। 1 रुपी कॉइन, व का साउंड आ रहा है, अ 1 रुपी कॉइन। ऑनेस्ट मैन, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एन ऑनेस्ट मैन। ईयर का ई आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, एन ईयर, देखो ठीक है। यर, यर, अ ईयर। एमपी, एन एमपी। डीसीपी, अ डीसीपी। ये मादा भेड़ जो होती है ना, मेल को शीप कहते हैं भेड़ को, फीमेल जो होती है वो यू कहलाती है, यू, अ यू।
ऑनररी लेक्चरर्स, बेटा प्लूरल नाउन है ये, इसके साथ ए और एन नहीं आएगा, हमें तो सिर्फ ए और एन से भरना था। ऑनेस्टी, बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, ईमानदारी को गिन नहीं सकते हो, इसीलिए कुछ नहीं आएगा। पुलिस, जब नाउन चैप्टर पढ़ते हो तो पुलिस देखोगे प्लूरल नाउन है, इसके साथ भी नहीं आता। ठीक है, प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा। और बाकी में आ ई ऊ ए ओ औ का साउंड है तो एन आएगा, बाकी के साथ ए लगेगा। देखो नेक्स्ट आओ प्रेपोजिशन, पहले देखो जरा इसको एक बार रीड करना। प्रेपोजिशन क्या है, जल्दी से फटाफट एक बार रीड करो। प्रेपोजिशन पोजीशन बताता है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब पोजीशन। देखो ये है प्री, प्री का मतलब होता है पहले। अगर आप प्री की बात करोगे तो इसका मतलब पहले, और पोजीशन मतलब स्थान। ठीक है, यानी पहले स्थान बता देंगे, उसके बाद आप नाउन लगाओगे। प्रेपोजिशन के बाद बेटा नाउन आता है, नहीं तो प्रोनाउन लगेगा और नहीं तो V1 ING जेरेंड जिसको कहते हैं। तो जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब आपको पढ़ना जब होता है तो अपने बैच में पढ़ते हो, तो जो भी जिसमें पूरा फुल कंप्लीट ग्रामर कोर्स होता है उसमें ये है। तो याद रखना, नाउन नहीं तो प्रोनाउन, नहीं तो जेरेंड। जेरेंड का मतलब वर्ब का ING फॉर्म। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद यही आएगा। लेकिन प्रेपोजिशन क्या खाली स्थान बताता है? ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना। द बुक इज ऑन द टेबल, बेटा ये टेबल है तो टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो ठीक है, ये तो मुझे पोजीशन दिख रहा है, द बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, देखो ऑन के बाद गो लगाना चाहा मैंने, तो मैंने कह दिया गो अकेला नहीं आएगा, ING फॉर्म में आएगा। उन्होंने घर जाने पर जिद किया या जोर दिया। इंसिस्ट के साथ जो ऑन है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन रटना पड़ता है। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान, बेटा टेक का मतलब लेना, ऑन मतलब पर लेना नहीं यार, इसका मतलब है मुकाबला करना, कि इंडिया पाकिस्तान से मुकाबला कल करने वाली है। तो टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना, फिर ये है क्या बेटा? इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। वर्ब है जिसका मीनिंग कुछ और है, टेक का मतलब लेना, प्रेपोजिशन है जिसका मीनिंग कुछ और है, दोनों मिल के कुछ और बन रहा है। इसलिए टेक ऑन जो है, याद रखना, ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इसका मतलब है कि भाई ये चैप्टर प्रेपोजिशन में एक तो हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी याद करना पड़ेगा, फिर हमें फ्रेजल वर्ब भी देखना पड़ेगा, और किस पोजीशन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है वो भी देखना पड़ेगा। अब एक और है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी प्रेपोजिशन का अपना महत्व है। एडेड फेदर टू माई कैप, अगर मैं कहूं दिस बुक इज अ फेदर तो इन माई कैप हो जाएगा, एड वर्ड हटा दिया, दिस बुक इज अ फेदर इन माई कैप, यानी एक अतिरिक्त उपलब्धि। इडियम्स का मतलब होता है इसमें अ फेदर इन माई कैप का मतलब एक अतिरिक्त उपलब्धि। ऐसे सोचो ना, एक कैप है आपके पास, उसमें एक फेदर लगाया तो एक सुंदरता और नहीं बढ़ा दिया आपने, है ना? अगर एडेड वर्ड लगा रहे हो तब टू आएगा। तो एडेड फेदर टू माई कैप, यानी इडियम में प्रेपोजिशन भी ध्यान दे देना। और लास्ट, डोंट पिक, जैसे पिक बोलती हूं मुंह से निकलता है अप, पिक अप। लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस में प्रेपोजिशन क्या आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, और प्रेपोजिशन नहीं आएगा भाई वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस में प्रेपोजिशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? एक फिक्स प्रेपोजिशन, एक उसके सारे पोजीशन को देखना पड़ेगा, एक फ्रेजल वर्ब को, और एक इडियम्स एंड फ्रेजेस जब पढ़ोगे तो उसके साथ ये प्रेपोजिशन पर आप ध्यान दोगे। इतनी चीजें हैं जो आपको प्रेपोजिशन में देखना पड़ेगा। अब आते हैं एडवर्ब। तो बेटा हमेशा मैं कहती हूँ, जानते हो एडवर्ब क्या है? जो कुछ भी नहीं है वो एडवर्ब दिख जाता है।
वो किसी के भी बगल में आएगा उसी की विशेषता बताएगा। एडवर्ब जिसके बगल में बैठ गया उसी का हो जाता है और उसी के बारे में विशेषता बताने लगता है। जैसे देखो ध्यान से, आई वर्क हार्ड, यहां पे हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वर्क की। मैं वर्क करती हूं कैसे? हार्ड, मेहनत से। कितना हार्ड भाई? वेरी हार्ड। ये वेरी इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। मतलब आप खुद देखो कि अगर मैं कहूं वर्क कैसे, तो ये वर्क वर्ब है, तो ये एडवर्ब है। और अगर मैं कहूं भाई हार्ड एडवर्ब है, तो कितना हार्ड? वेरी हार्ड। एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। देखो, ही इज स्मार्ट, इसकी विशेषता बता रहा है ही की, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो ये जो एडवर्ब वेरी था ऊपर, ये नीचे आके देखो एडजेक्टिव की विशेषता बताने लगा। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मात्रा, संख्या है ना, गुण है, मात्रा है, ये सब बताने वाला एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां पे ओनली, बेटा ओनली राहुल के बगल में आ रहा है, इस नाउन के बगल में आ रहा है। ये जो ओनली है इस नाउन की विशेषता बता रहा है। राइट? ओनली नाउन की विशेषता बता रहा है, ये ध्यान दो। फाइन। यहां पे देखो इवन, EVEN रखना बस। शी नोज, यहां शी कौन है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बगल में इवन है। ये इवन अगेन क्या है? अगेन ये खुद एडवर्ब है जो प्रोनाउन के बगल में। ठीक है? इवन शी नोज द ट्रूथ, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला इवन है। ओवर, ओवर बता रहा है कि ये जो फैन है ना, ये फैन, ये आपके बेड के ऊपर है। एग्जैक्टली ओवर, इसका मतलब एडवर्ब एग्जैक्टली है जो इस प्रेपोजिशन की विशेषता बता रहा है। यानी प्रेपोजिशन के लिए भी आया, नाउन के लिए भी आ गया, प्रोनाउन के लिए भी आ गया। ठीक है? राइट? आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूं। सिंपली बिकॉज, देखो बेटा बिकॉज यहां पे कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो जो सिंपली है ये क्या है? बेटा ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब कंजंक्शन के लिए भी आ गया। इनफैक्ट पूरा पूरा सेंटेंस के लिए भी एडवर्ब आ रहा है। यार ये जिसके बगल में बैठ रहा है ये तो उसकी विशेषता बता रहा है। कंजंक्शन देखो, दो सेंटेंस को ज्वाइन किया। आई लाइक हिम एक सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट दो सेंटेंस, बिकॉज जोड़ा, मैं उसे पसंद करती हूं क्योंकि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार, इसीलिए। सिंपली बिकॉज, बेटा सिंपली अगेन एडवर्ब है जो यहां कंजंक्शन के लिए आया। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, पूरा सेंटेंस, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, लगभग सभी के बगल में आके ये सभी की विशेषता बता रहा है। ये हमारा हो गया एडवर्ब। देखो, और हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो, वो देखो ध्यान से, एक बार रीड कर लो। देख लिया?
बेटा इंटरजेक्शन का मतलब है ओह, वाओ, हुर्रे, एलास, यक, फाई। जब आप अपनी भावना को एक गश ऑफ फीलिंग के साथ, जैसे हिंदी में कहते हैं ना ओह, छी, वाह, उफ, वही वर्ड है। इंटरजेक्शन में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगाते हैं जनरली, और उस वर्ड के बगल में जो इंटरजेक्शन है, और ये भावना को दिखाता है। डिपेंड करता है आपको किस तरह का भावना है। खुश हो उसको सुन के, वाओ, इट इज रियली अ ग्रेट आइडिया। एकदम एक विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही है, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हम जीत गए मैच। हाय, मैं फेल हो गया, एलास, आई फेल। ओह, मुझे माफ करो, ओह, आई एम सॉरी। ये इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन बताता है जब भावनाएं एक बहाव के साथ निकले, उस वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दिया है, और ये पूरा कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 वीडियोस में बने हैं। आप इसके पहले वाला भी देख लेना और ये वाला भी देख लेना, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद करीबन 40 से 50 क्वेश्चन सीडीएस का प्रैक्टिस करा सकते हैं हम। हालांकि उसमें मैं बता दूं कि आपसे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो पूरे चैप्टर के विस्तार से आता है। लेकिन याद रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछे जाते हैं सीटेट में, सीडीएस में पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दूंगी। चलो, थैंक यू सो मच।